दोस्तों, चीन जहां अपनी कुटिल नीतियों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, वहीं वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर दुनिया के पूरे बाजार में भी अपना कब्जा जमाए बैठा है। बात चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान की हो, खिलौनों या फिर कपड़ों की, हर तरफ एक ही टैग नजर आता है, मेड इन चीन। कुछ टाइम पहले भारत में भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। यहाँ के बाजार में मेड इन इंडिया की जगह मेड इन चाइना का ही बोलबाला था। लेकिन फिर मोदी सरकार ने चीनी सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। यहाँ आने वाले चीनी सामानों, चीनी ऐप पर बैन लगा दिया गया, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। लेकिन इसके साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेड इन इंडिया जैसी मुहिम चलाकर चीन के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा कि वो अपनी सुध-बुध खोने लगा है। इस मेड इन इंडिया की मुहिम ने न सिर्फ भारत को ताकत दी, बल्कि उसे दुनिया का चीन के बाद सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए प्रेरित किया। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर चीन ने ऐसा क्या किया कि यहाँ हर चीज बनती है। चीन ऐसा क्या करता रहा कि जिससे वो सालों तक अपने प्रोडक्ट का इंपोर्ट लगातार जारी रखे हुए था और करोड़ों डॉलर का मुनाफा कमाता रहा है। आखिर क्या है चीन की स्ट्रेटेजी? तो चलिए जानते हैं कि चीन क्या करता है। साथ ही जानते हैं कि क्या भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएगा। दोस्तों, प्राचीन भारत की बात करें तो ये सबसे अमीर देशों में एक था। दुनिया भारत को सोने की चिड़िया कहा करती थी। तब भारत का वैश्विक बाजार में लगभग उसका 25% हिस्सा था। फिर भारत पर अंग्रेजों की नजर पड़ी। वे व्यापार करने की नीति से यहाँ दाखिल हुए, लेकिन फिर अपनी चालों से भारत पर ही कब्जा कर लिया और उसे लूटना शुरू कर दिया। वो भारत के कच्चे माल को अपने देश में सस्ते दामों पर ले जाते और वहाँ की फैक्ट्रियों में प्रोडक्ट बनाकर भारत में महंगे दामों पर बेचते। आंकड़ों के मुताबिक कहा जाता है कि अंग्रेजों ने आज की कीमत के मुताबिक करीब 45 ट्रिलियन डॉलर कमाए थे। जब अंग्रेज भारत को पूरी तरह से लूट चुके थे तो वो यहाँ से चले गए। इनके जाने के बाद भारत ने अपनी सरकार बनाई और खुद को संभालने की कोशिश की। दूसरी तरफ चीन की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। यहाँ राष्ट्रवाद और कम्युनिस्टों के बीच गृह युद्ध चल रहा था। लंबे संघर्ष के बाद कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आ गई। दोनों देशों की हालत एक जैसी ही थी, गरीबी, भूखमरी और धराशाही अर्थव्यवस्था। इसके साथ ही जो दोनों देशों में कॉमन बात थी वो ये कि दोनों ही पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करने से कतरा रहे थे। ऐसे में भारत और चीन ने एक जैसी ही राह चुनी, खुद का उत्पादन बनाकर देश में ही बेचना। लेकिन ये स्ट्रेटेजी दोनों देशों के लिए सही नहीं रही, क्योंकि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था वहीं की वहीं रह गई थी। दूसरी तरफ हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर और साउथ कोरिया जैसे देशों की इकोनॉमी बूम करती जा रही थी। उसके बाद ये देश ईस्ट एशिया टाइगर्स के नाम से मशहूर हो गए। दोस्तों, उस वक्त इन देशों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी, सस्ते लेबर जैसी चीजें थी। उन्होंने खुले हाथों से तकनीक को अपनाया था। 60 के दशक के अंत और 70 के दशक के शुरुआत में पूरी दुनिया के मार्केट में खिलौनों, कपड़ों के बाजार में इन एशियन टाइगर्स के बनाए हुए ही थे। यानी पूरी दुनिया के मार्केट में इन देशों का दबदबा जमा हुआ था। ये देखकर चीन ने भी इसी स्ट्रेटेजी पर काम करने के लिए प्लानिंग बनानी शुरू कर दी थी। उसने सबसे पहले सिंगापुर से अच्छे उत्पाद की तकनीक सीखी। वही तकनीक उसने अपने देश की फैक्ट्रियों में शुरू कर दी, जिससे चीन के बाजार के दिन बदलने लगे। साल 1978 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नेता डेंग शियोपिंग ने बड़ा फैसला लेते हुए अपना देश विश्व के बाजार के लिए खोल दिया। इसके तहत उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी बनाई। अब चीन में विदेशी कंपनियां अपने प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए निवेश करने लगी थी। ये पॉलिसी चीन को काफी फायदा देने लगी। विदेशी ज्ञान, तकनीक और निवेश में चीन की दिलचस्पी बढ़ती चली गई और इस नीति का इतना असर हुआ कि कुछ ही समय में दुनिया ने चीन में वैश्विक विनिर्माण में बड़ा बदलाव देखा। दोस्तों, चीन के पास जो सबसे बड़ा फायदा था वो थी सस्ती लेबर, जिसके चलते उसकी फैक्ट्रियों में लेबर की कमी नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ बढ़ती तकनीक ने चीन की भूख को और बढ़ा दिया। चीन ने अपने लेबर और विदेशी तकनीक का ऐसा कैलकुलेशन बैठाया कि इसका ज्यादा से ज्यादा चीन को फायदा मिलने लगा। अब दुनिया के बाजारों में सस्ते सामान, कपड़े और दूसरी चीजें जो चीन की बनी हुई थी वो लोगों की पसंद बनते गए। चीन लगातार प्रगति करता गया और उसकी अर्थव्यवस्था में उछाल आता गया। साल 1978 के बाद चीन ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत हर दशक में 10% की वृद्धि की। दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल उसी ढर्रे पर चल रही थी। उसने अभी तक विदेशी कंपनियों को देश में आने की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन साल 1991 में भारत ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया और विदेशी कंपनियों के लिए अपने देश के दरवाजे खोल दिए थे। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि भारत की कभी भी एक इंपोर्ट देश के रूप में पहचान नहीं रही। उसने हमेशा एक्सपोर्ट देश के रूप में धाक जमाई है। चीन, वियतनाम जैसे देशों के बाद भारत का नाम दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्ट देश के रूप में जाना जाता है। लेकिन जब भारत ने विदेशी कंपनियों को यहाँ आने के लिए इजाजत दे दी तो उसने चीन की तरह या दूसरे ईस्ट एशियन टाइगर्स की तरह कपड़ों और खिलौनों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पर ध्यान दिया।
जैसे सॉफ्टवेयर, बिजनेस पर्पज आउटसोर्सिंग और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट पर जोर दिया। इसके साथ ही छोटे और अंग्रेजी बोलने वाले सुशिक्षित और अल्पसंख्यकों के लिए नौकरी पैदा की। साथ ही जो लोग इन सब में पीछे रह गए थे उन्हें तकनीक के जरिए आगे आने का मौका दिया। आज के समय में मोबाइल ऐप और सॉफ्टवेयर की वजह से ही व्यापार में एक नया रुख देखने को मिला। आज व्यापारी इन ऐप की मदद से लाखों रिटेलर तक पहुंच रहे हैं। भारत आज अच्छे विकास स्तर तक पहुंच गया है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि यहाँ की आबादी ही भारत के विकास को और बेहतर कर सकती है। दोस्तों, आबादी के मामले में चीन फिलहाल भारत से आगे है, लेकिन कुछ आने वाले समय में भारत चीन से आगे होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत अपने इकोनॉमी डेवलपमेंट के मामले में सावधानी से काम करता है तो बहुत जल्द ही अपनी इकोनॉमी को टॉप पर ले जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ रहने वाले 500 मिलियन भारतीय मध्यम आय वर्ग में शामिल हो जाएंगे, जो काफी बड़ी उपलब्धि होगी। दोस्तों, भारत में मध्यम वर्ग बढ़ना इसकी इकोनॉमी के लिए प्लस पॉइंट माना जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मध्यम वर्ग बढ़ेगा वैसे वैसे कार्य शक्ति भी बढ़ेगी और देश शक्तिशाली बनता जाएगा। दोस्तों, भारत विदेशी निवेश के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है, लेकिन यहाँ की कर नीति विदेशी निवेशकों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है, जिसे अब केंद्र सरकार दूर कर रही है। दोस्तों, विदेशी निवेश की शुरुआत में भारत की सरकार अपने प्राइवेट सेक्टर के साथ कई विवादों से गुजर रही थी, जैसे आयकर विवाद, आय शुल्क विवाद और जीएसटी विवाद। इन विवादों के चलते विदेशी निवेश रुक रहा था, लेकिन दूसरी तरफ चीन की मनमानी बढ़ती जा रही थी, जिससे कई विदेशी कंपनियां चीन के विकल्प को कम करना चाहती थी और दूसरे देशों में पैसा लगाना चाहती थी। ऐसे में उन्हें भारत सबसे अच्छा ऑप्शन दिखा। ये भारत के लिए सुनहरा मौका था। वहीं भारत ने भी अपने कर विवादों को खत्म कर दिया। इसके साथ ही भारत सरकार ने निवेश को लेकर आसान नियम बना दिए, जैसे जीएसटी के जरिए कई टैक्स को एक कर दिया गया। इसके साथ ही भारत सरकार ने रेट्रोएक्टिव टैक्सेशन की अनुमति देना भी बंद कर दिया है। वहीं केंद्र सरकार ने भारत में निवेश करने के लिए नियम कानून भी आसान बना दिए हैं। दोस्तों, भारत ने विदेशी निवेश को लेकर अपने कानून पर तो ध्यान दे दिया, लेकिन अपनी पारंपरिक सोच को नहीं बदला, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ की महिलाओं के काम करने को लेकर है। भारत में बेरोजगार महिलाओं की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके लिए भी कई कदम उठाना जरूरी है। देश की आधी आबादी महिलाओं की है। अगर हम उन्हें आगे लेकर आएंगे तो हमारी लेबर की क्षमता बढ़ेगी, साथ ही प्रोडक्शन पर भी फर्क आएगा। वहीं चीन को अगर चुनौती देनी है तो भारत को अभी कई बड़े कदम उठाने होंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने की बात कही है। उन्होंने मेक इन इंडिया की मुहिम पर जोर दिया है, जिससे दुनिया पर भारत के इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी। लेकिन ये मेक इन इंडिया की मुहिम कुछ ही कंपनियों तक सीमित है। ज्यादा टैरिफ और अन्य व्यापारिक बाधाएं मेक इन इंडिया को मेक फॉर इंडिया तक ही सीमित कर पाया है। वहीं ये समय व्यापार की दृष्टि से काफी प्रतिस्पर्धा वाला है। फिलहाल भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो चीन की बराबरी करने की कोशिश कर रही है। चीन जिस तरह से सस्ते श्रम का फायदा उठाता आ रहा था, वो मौका उसके हाथ से निकलता नजर आ रहा है। चीनी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से दूसरे देशों में किए जाने वाले निर्यातों पर निर्भर है, क्योंकि भारी सब्सिडी के कारण उसने दुनिया के बाजारों पर कब्जा जमा रखा है। चीन के सस्ते विनिर्माण उत्पादों से पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भारी नुकसान हुआ। ऐसे में भारत ने अपनी स्थिति संभाली है। वो मेक इन इंडिया के तहत जहां अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ा रहा है, भारत ने यहाँ के लघु और छोटे उद्योगों को आगे आने के लिए प्रेरित किया है। इन उद्योगों और कारीगरों के विकास के साथ साथ रोजगार के ज्यादा अवसर मिलेंगे, जिससे लोगों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। स्वदेशी और स्वावलंबन पर आधारित विकास का यह मॉडल सबके लिए कुशल क्षेम बढ़ाने वाला होगा। वहीं भारत के लिए विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोलने वाला फैसला बड़े फायदे वाला साबित होगा। तो भारत के छोटे छोटे कदम देश को बड़ी कामयाबी दिला पाएंगे। क्या भारत नेक्स्ट चीन बन पाएगा? क्या दुनिया के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएगा? आपको क्या लगता है?